अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सांतत्य और अवकलनीयता टेस्ट। 2020 बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो 2020 के अंदर हमें अवकलनीयता टेस्ट पे कुछ खास ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखना। हालांकि इसमें सांतत्य परीक्षण और अवकलनीयता टेस्ट एक ही सवाल आपको मिलेगा सेक्शन बी में 2 मार्क्स का। तो अवकलनीयता टेस्ट पे थोड़ा खास ध्यान रखना, और करना तो आपको सांतत्य भी है, सारा ही करना है, लेकिन अवकलनीयता टेस्ट जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अवकलनीयता टेस्ट से संबंधित। 2 नंबर का है तो बहुत बड़ा भी आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देगा। सपोज करो ये आपके पास एक फंक्शन है और इसमें आपको x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो अवकलनीयता टेस्ट के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम दायां अवकलज निकालते हैं और उसके बाद निकालते हैं बायां अवकलज, और दायां और बायां दोनों अवकलज बराबर होने चाहिए, तभी वो अवकलनीय कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसका दायां अवकलज निकालें, जिसको बोलते हैं आर एफ डैश, किस बिंदु पर x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर हमें निकालना है दायां अवकलज। तो दायां अवकलज के लिए सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ये आपके पास फॉर्मूला है दायां अवकलज का, और इसको अगर हम अप्लाई करें आगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h का मतलब होता है 0 प्लस h 0 से बड़ा, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? ऊपर वाला, ये वाला। तो यहां पर जहां पर भी x आ रहा है वहां पे रख देंगे 0 प्लस h माइनस f0। f0 का मतलब क्या है? f0 का मतलब है हमारे पास x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है? 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, और अपॉन में कितना है? h। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h की वैल्यू h हो गई, और अपॉन में भी h चल रहा है। h और h कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 1 माइनस 0 अपॉन h, और इसका मतलब होता है 1 अपॉन h। अब लिमिट अप्लाई करनी है हमको यहाँ पे। तो जैसे आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन h 1 अपॉन 0, इसका मतलब हो गया इन्फिनिटी, अनंत। अनंत अगर ये आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसका दायां अवकलज परिभाषित नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि इसका दायां अवकलज परिभाषित नहीं है, और अगर दायां अवकलज परिभाषित नहीं होता तो निश्चित रूप से ये फंक्शन x बराबर 0 पर अवकलनीय भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इसका बायां अवकलज सेम इसी तरह से निकाल देना, और फिर कह देना कि इसका दायां और बायां अवकलज दोनों ही परिभाषित नहीं है। इसका अर्थ है कि यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय होने के लिए दाएं और बाएं अवकलज का समान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये छोटा चैप्टर है सांतत्य और अवकलनीयता टेस्ट। इसमें अवकलनीयता पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है इस साल। अब बात करें चैप्टर नंबर 7 की। इसमें से आपको एक ही सवाल मिलेगा, और वो किस में मिलेगा? सेक्शन नंबर डी में। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो वो क्वेश्चन क्या होता है? बड़ा क्वेश्चन होता है। बड़े क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें लॉग के अवकलन आपको काम में लेना पड़े, लॉग की सहायता से अवकलन करना पड़े। दूसरी बात, कुछ आपको सिद्ध करना पड़े, जिसमें द्वितीय कोटि के अवकलज भी आपके काम में आ सकते हैं। तो इस तरह का कोई, इन दोनों में से कोई एक सिमिलर आपको क्वेश्चन इसमें मिल सकता है निश्चित रूप से। तो उसी को आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले बात करें इसका कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉग की आपने वैसे बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, सिद्ध करने वाला कोई ले लेते हैं हम लोग कि y बराबर है a और साइन इनवर्स x, और एक समीकरण आपको दिया हुआ है जो आपको प्रूव करना है। ठीक, वो हम प्रूव करेंगे अभी। तो y आपके सामने है, साथ ही साथ समीकरण में आपको दिख रहा है कि d2y/dx² भी होगा। आपकी बुक का ही सवाल है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कर देते हैं अवकलन।
dy बाई dx। a तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का अवकलन होता है cos इनवर्स x। ये क्वेश्चन सही कर दो, ये है आपके पास प्रश्न a साइन इनवर्स x है, ये वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया y बराबर साइन और ब्रैकेट में है a साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो साइन का जो अवकलन है वो क्या होता है, cos। तो ये हो गया a cos a साइन इनवर्स x। तो जैसे साइन का अवकलन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किसकी बारी आएगी, अंदर वाले फंक्शन की। तो इसमें a तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें क्योंकि हमें d2/dx स्क्वायर भी इसमें चाहिए। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये इससे गुणा हो गया और आगे का फंक्शन ये, ठीक। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे हम लोग। उसके लिए आपको यहाँ पे विधि काम में लेनी पड़ेगी, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो कॉमन लिया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx का अवकलन हो गया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, अब कॉमन लिया हमने dy बाई dx। तो इसमें आपको ये भी देखना है, बहुत माइनर अवकलन है, बारीक सा अवकलन है। इसमें dy बाई dx कॉमन लिया, इसका करेंगे तो पहले करना पड़ेगा अंडर रूट का। अंडर रूट का हो गया 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट का हो गया। उसके बाद अंदर वाले की बारी, तो 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस का 2x। इसको कॉमन लेके इसका कर दिया, फिर इसको dy बाई dx को कॉमन लेके इसका भी कर दिया। अब इसकी बारी, इसमें a तो कांस्टेंट है और cos का अवकलन होता है माइनस का साइन। तो ये हो गया माइनस का साइन और a साइन इनवर्स x। जैसे cos का अवकलन कंप्लीट हो गया उसके बाद अंदर वाले की बारी आएगी यहाँ पे। इसमें भी a कांस्टेंट, तो ये a के साथ मिलके हो गया a स्क्वायर और इस साइन इनवर्स x का हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखो क्या क्या कर रहा है इसमें, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको इधर गुणा करो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर गुणा करो। जैसे इससे गुणा होगा यहाँ पे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में ये आ गया d2y बाई dx स्क्वायर और साथ में चल रहा है माइनस का x, और जब ये इधर गुणा होगा तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो बचेगा हमारे पास dy बाई dx और यहाँ चल रहा है माइनस का a स्क्वायर, और ये वैल्यू देखो किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, y की। y शुरू में आपको दिया हुआ था साइन a साइन इनवर्स x जो है y की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो गई y की। अब उस माइनस a स्क्वायर y को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो गया प्लस का a स्क्वायर y और बराबर में आ गया 0। तो ये आपको रिजल्ट इसमें प्रूव करना था कि y बराबर आपको दिया हुआ है और 2 बार अवकलन करके आपको ये रिजल्ट यहाँ पे लेके आना है। तो इस चैप्टर में से आपको बड़े क्वेश्चनों पे फोकस करना है जिसमें लॉग के अवकलन काम में लिए जा, लॉग की सहायता से अवकलन किया जा रहा हो या फिर कुछ सिद्ध करवा रहा हो, थोड़े बड़े फॉर्म में 6 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो बड़े फॉर्म में आपको बड़े वाले क्वेश्चंस पे खास ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए। अब बात करें सेक्शन चैप्टर नंबर 8 की। आठवां चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें कुल मिला के 5 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में परिवर्तन की दर से संबंधित आपसे पूछा जाता है, वर्तमान ह्रासमान से संबंधित आपको पूछा जाता है, स्पर्शरेखा विलंब से संबंधित पूछा जाता है, सन्निकटन मान के बारे में आपसे पूछा जाता है और उच्चिष्ट निम्निष्ट आपको पूछा जाता है। अगर मैं 2020 बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो आपको 2 चीजों पर खास ध्यान देना है, करना आपको सभी है लेकिन 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो है आपके पास वर्तमान और ह्रासमान से संबंधित प्रश्न
और दूसरा है आपके पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट से संबंधित प्रश्न। इन दोनों पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि वर्तमान, ह्रासमान और उच्चिष्ट निम्निष्ट इनसे संबंधित सवाल आपको पूछे जाए। तो बात करें वर्तमान ह्रासमान की, एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, एक उच्चिष्ट निम्निष्ट का ले लेंगे। प्रश्न है f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x। f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है। और अब आपको इसका करना है कि ये बताना है इसमें कि सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है इस अंतराल में, अंतराल क्या है हमारे पास 0 से 45 डिग्री, इस अंतराल में ये जो फंक्शन है ये एक वर्तमान फलन है और यही हमको इसको प्रूव करना है। अब विधि क्या है इसकी? विधि इसकी सिंपल सी होती है, सबसे पहले फलन का कर दो अवकलन, अवकलन करके रख दो 0 के बराबर, और 0 के बराबर रखकर उसके x के मान निकालो जो कहलाएंगे क्रांतिक बिंदु। उन क्रांतिक बिंदुओं के इर्द गिर्द वाले मान आपको f' में रखने होते हैं, जहां पर वो 0 से बड़ा वहां तो वर्तमान, जहां पर वो 0 छोटा वहां पे ह्रासमान। लेकिन यहाँ पे आपको क्रांतिक बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसने अंतराल दिया हुआ है, इसने अंतराल दिया हुआ, आपको सिद्ध करना है कि इस अंतराल में वर्तमान है। तो वर्तमान ह्रासमान के लिए सबसे पहले काम होगा f' आपको प्राप्त करना है। तो इसका अवकलन कर देते हैं सामान्य तरीके से। सबसे पहले करेंगे tan इनवर्स का। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसका अवकलन होने के बाद में फिर बात आती है इसकी, तो sin का अवकलन हो गया cos x और cos का हो गया माइनस का sin x, ये चीज हो गई। उसके बाद में थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी रहे। ये तो है cos x माइनस sin x और इसका कर दो स्क्वायर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos x माइनस sin x, ये दोनों मिलके हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस और 2 sin x cos x मिलके हो जाएगा sin 2x, फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा, तो ये हो गया sin 2x। तो ये आपके पास एक फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका f' है, इसी में आपको परीक्षण करना है। सबसे पहले बात करूं, ये चूंकि अलग अलग फंक्शनों का एक मेल है, तो हम जानते हैं कि 2 प्लस sin 2x, या मैं अगर बात करूं केवल sin 2x की, तो ये 0 से बड़ा रहता है, ये 0 से बड़ा रहेगा निश्चित रूप से, फॉर ऑल अगर x एलिमेंट है 0 से π/4। आप इसमें रख के देख सकते हो, साइन थीटा जो है वो 0 से 45 डिग्री का मतलब हो गया, यहाँ पे अगर 0 से 45 डिग्री रखेंगे अगर अपन, तो हाईएस्ट आएगा 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री तक ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है निश्चित रूप से। तो ये जो है एक धनात्मक फलन है, तो ये इसमें वर्तमान होगा। और अगर इसमें मैं 2 जोड़ दूं तब तो निश्चित रूप से 0 से क्या रहेगा, ये बड़ा ही रहेगा, फॉर ऑल x इज एलिमेंट 0 to π/4। अब बात करें, सारा खेल आ गया किसके ऊपर, ऊपर वाले के पास। अब अगर वो पॉजिटिव तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव तो ये पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी बात करें cos x माइनस sin x की, और अंतराल है 0 से 45 डिग्री। तो टेबल सबको ध्यान होगी कि टेबल में किस तरह से इनके मान चलते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, कॉस 0 1, √3/2, 1/√2। तो हमने क्या करा, ये अपने छोटे से लेकर बड़े मान की ओर जा रहा है और ये अपने सबसे बड़े मान से छोटे मान की ओर आ रहा है। तो अगर इन मानों की अगर आप तुलना करोगे तो इनमें कॉस की वैल्यू साइन से क्या आ रही है, बड़ी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि cos x माइनस sin x जो है वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, फॉर ऑल x इज एलिमेंट 0 से π/4। ये हमेशा क्या रहेगा, इससे बड़ा ही रहेगा। और अगर ये इससे बड़ा है तो ये पूरा जो फंक्शन है f' वो भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा।
ये 0 से बड़ा, ये पूरा 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा, तो ये पूरा जो फंक्शन है f डैश x जो है क्या रहेगा, 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि इस अंतराल में, इस दिए गए अंतराल में दिया गया फलन एक वर्तमान फलन है। अगर ये अंतराल चेंज कर देता है तो इसकी बात कुछ और हो जाएगी। अंतराल अगर चेंज हो जाता है तो हमें देखना होगा कि cos x माइनस sin x नेगेटिव तो नहीं बना रहा, तब एक अलग केस हो जाएगा। इस केस में ये फंक्शन निश्चित रूप से क्या रहेगा, वर्तमान। तो ये एक वर्तमान आसमान का हमने क्वेश्चन लिया। इस तरह के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करें उच्चिष्ट निम्निष्ठ की। और उच्चिष्ट निम्निष्ठ भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न कुछ ऐसा है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिधि का योग दिया हुआ है। मतलब आपके पास एक तो वर्ग है और एक क्या है, वृत्त। दो चीजें हैं आपके पास। इसकी भुजा चलो मैं x मान लेता हूं और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग r। हमें इसकी परिधि का योग दिया हुआ है। परिधि परिमाप होता है इनका, जिसको हम मान लेते हैं सपोज p। ये हमको दिया गया है, पहले से हमें दिया हुआ है, मतलब p यहाँ पे अचर हो गया, सिंपल सी बात। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा x, 4 इंटू भुजा, और इसका परिमाप हो जाएगा 2 पाई r। तो ये तो हमको पहले से ही दिया हुआ है, ये फिक्स है इसमें। समीकरण 1। फिर आगे वो बोलता है कि इनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। क्षेत्रफलों का योग, और इसको हम बोल देते हैं ए। एरिया बोलते हैं उसको, टोटल एरिया। ये क्या होना चाहिए हमारे पास, न्यूनतम होना चाहिए। और उसके लिए कंडीशन हमें सिर्फ ये करनी है कि अगर ये योग न्यूनतम होगा तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होनी चाहिए। वर्ग की भुजा जो होगी वो किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास की। तो चलो क्षेत्रफलों का योग कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर p अचर है, x चर है और r भी चर है। इसकी भुजा और त्रिज्या चर राशि है। और यहां पर a को हमको न्यूनतम करना है, x और r दोनों चर राशि है। तो अवकलन करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके लिए हमको एक ही चर राशि रखनी है, या तो x या फिर r। इन दोनों में से किसी एक को हमें विलोपित करना होगा और समीकरण 1 की इसमें सहायता लेनी है। अब या तो आप r को विलोपित कर दो या फिर आप x को विलोपित कर दो, आंसर में आज से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 से r आपके पास हो गया p माइनस 4x अपॉन 2 पाई, ये r की वैल्यू हो गई। और इसको रख देंगे हम लोग समीकरण 2 में। चलो 2 में पुट कर देते हैं। p माइनस 4x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। अवकलन करने से पहले जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और आगे ये चल रहा है एज इट इज। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपको पाई से पाई कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई और p माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब और इसका स्क्वायर बोलने की आवश्यकता नहीं है, अवकलन इस परिस्थिति में आसानी से हो जाएगा आपका। अब इसका कर देते हैं हम लोग अवकलन। ये कर दिया यहाँ पे अवकलन, x स्क्वायर का 2x, 1 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है। इसका करने के लिए पहले करेंगे पावर का, तो ये पावर हो गया हमारे पास 2 इंटू पी माइनस 4x। पावर का यही होगा, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये हो गया 2 गुणा पी माइनस 4x। अब अंदर वाले की बारी, तो p का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि पहले क्लियर है कि p आपका अचर है, कांस्टेंट है, दिया हुआ। देखें इसमें क्या मिलता है, dA अपॉन dx बराबर 2x प्लस ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2 अपॉन पाई और मल्टीप्लाई p माइनस 4x। ठीक, इसको रख दो बराबर 0। कि विधि क्या कहती है आपको, विधि आपको ये कहती है कि पहले तो इसको भी आपको न्यूनतम या अधिकतम करना है, उसको पहले अवकलन करो। अवकलन करके 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रख के x का मान निकालो और फिर उसका दोबारा अवकलन करो। और जो मान निकले हैं जिन्हें हम स्तब्ध बिंदु कहते हैं,
उन मानों को d2a/dx² में रखो। अगर लेस देन 0 प्राप्त होता है तो उस बिंदु पर उच्चतम होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है तो उस बिंदु पर न्यूनतम होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने 0 के बराबर रखा। कोशिश है हमारी यहाँ से x की वैल्यू निकालने की। तो x कैसे निकलेगा यहाँ से देखना जरा। ये हो गया 2x माइनस 2/पाई p माइनस 4x बराबर 0। उसके बाद में 2x बराबर 2/पाई p माइनस 4x, पाई को इधर गुणा कर दो तो 2πx बराबर 2p माइनस 8x बराबर 0। दो को अंदर गुणा कर लिया। अब x वाले पद एक तरफ ले लो, 2πx प्लस 8x बराबर 2p। हालांकि 2 से तो यहाँ कट भी सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो πx प्लस 4x बराबर p। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया है बेसिकली, अगर यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता तो πx प्लस 4x किसकी वैल्यू निकलती, p की, जल्दी मिल जाता। तो ये p की वैल्यू है, हो सकता है बाद में हमारे किसी काम आ जाए, तो उसको समीकरण बना देते हैं एक, ये दूसरे नंबर का। x कॉमन लिया तो आगे आ गया पाई प्लस 4 बराबर p, तो x की वैल्यू निकली p/पाई प्लस 4। अभी हमें इसको चेक करना है कि इस बिंदु पर ये उच्चतम है कि निम्नतम है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है निम्नतम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, और ये दोबारा अवकलन करना जरूरी है। बिना अवकलन करे आप डायरेक्ट मत लिख देना इसमें। इसका दोबारा अवकलन करें तो 2x का हो जाएगा 2 माइनस 2/पाई, p का 0 और माइनस 4x का हो गया माइनस 4। ओवरऑल हम देखें इसको तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि ये पूरे अचर संख्या आ गई और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब x का ये जो मान था यहाँ पे, ये किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। x का जो मान था वो किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो ये सिद्ध हो गया कि इस बिंदु पर ये जो फंक्शन था a, क्षेत्रफलों का योग, ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम होगा। अब बात करते हैं कि हमें इसमें और क्या सिद्ध करना था। इसमें हमें सिद्ध करना था कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो समीकरण 1 और 3, इन 1 और 2, इन दोनों में आपको दिया हुआ है p का मान, तो दोनों को बराबर करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया 4x प्लस 2πr और ये हो गया πx प्लस 4x। 4x हो गया कैंसिल, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, और x बराबर क्या मिला, 2r। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वर्ग की जो भुजा होगी वो वृत्त के व्यास के बराबर होनी चाहिए। और ये एक केस है, जिस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं लैंग्वेज वाले, तो इन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है चैप्टर नंबर 8 के लिए, जिसको है अवकलज के अनुप्रयोग। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। नौवां चैप्टर समाकलन का है, सिंपल सा चैप्टर है ये। समाकलन की विधियां मैंने बता दी थी पहले, तो समाकलन की विधियां जो है उसी के आधार पे आपको करना होगा। ये जो नौवां चैप्टर है ये 3 सेक्शंस में आपको मिलेगा। सेक्शन ए में 1 सवाल, सेक्शन बी में 1 सवाल और सेक्शन सी में भी 1 सवाल। सबको कैलकुलेट करें तो 6 नंबर का ये पूरा चैप्टर है। तो 6 नंबर का ये जो चैप्टर है आपके पास, इसको आपको विशेष तैयार करके रखना है। इसमें छोटे बड़े हर तरह के सवाल मिले जुले रूप में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी चैप्टर है ये। और इसमें जो मैंने बताया था कि ऐसे सवालों पे खास ध्यान दो जिनमें कोई ट्रिक अप्लाई हो रही है, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्टेप जो आप स्टार्टिंग में यूज करते हो और उसके बाद वो सवाल आगे बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसी चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। कब आप पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे, कब आप अंश बराबर है d/dx ऑफ r प्लस b वाला मेथड लगाओगे, कब आप इसके अंदर मानक सूत्रों का उपयोग करोगे। इसकी सारी विधियां जो है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी पहले, तो इसकी आपको खास प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ज्यादा है। अब छोटा सवाल जो आता है वो किस तरह का हो सकता है कि सपोज करो आपको ये दे दिया cos 2x अपॉन cos sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। मतलब इसमें क्या चीज आपके काम की है, इसमें आपको ये देखना होगा कि ये स्टार्ट कहां से होगा।
तो इसमें स्टार्ट करने का एक ही तरीका cos 2x जो है उसका फॉर्मूला लगा दो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। जैसे अलग अलग डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाएगा कि आप इजीली उसको कर सकते हो। तो ये छोटे केसेस हैं इसके अंदर, इनको आप तैयार करके रखना। एक क्वेश्चन में ले लेता हूं यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजन से संबंधित। इस तरह का सवाल जरूर इस एक्सरसाइज को जिसमें आंशिक भिन्नों में वियोजन हो रहा हो उसको थोड़ा विशेष तैयार करके जाना। इसका प्रश्न क्या है? प्रश्न है e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 5 e की पावर x प्लस 6 और इसका आपको करना है सॉल्यूशन। तो इसमें सिंपल सी एक चीज आपको दिखाई दे रही है, पहले तो प्रतिस्थापन विधि लगेगी। e की पावर x को क्या मान लिया? t मान लिया। तो इसका अवकलन किया तो e की पावर dx बराबर dt। e की पावर x dx बराबर किसके हो गया? dt के हो गया। ऊपर वाला चला गया dt में और नीचे वाला हो गया e की पावर 2t प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, इसको इस तरह लिख लो एक बार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e की पावर x का स्क्वायर 5 e की पावर x प्लस 6 dx और e की पावर x को हमने क्या माना है? t मान लिया। अब ये फंक्शन हो गया आपका एक बीजगणितीय फलन t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। यहां से आपको क्या देखना होता है कि क्या इसके गुणनखंड संभव हैं। अगर इसके गुणनखंड संभव है तो आंशिक भिन्नों में वियोजन विधि उपयुक्त रहेगी और अगर इसके गुणनखंड संभव नहीं हो पा रहे तो फिर इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाओ और मानक सूत्र लगाओ। इसमें पूर्ण वर्ग बना के इसमें मानक सूत्र अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें दिख रहे हैं हमको कि इसके गुणनखंड आसानी से हो सकते हैं और क्या होंगे इसके गुणनखंड? तो देखना टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर इसको लिख लेते हैं 3t प्लस 2t प्लस 6, t कॉमन लिया तो t प्लस 3, 2 कॉमन लिया तो t प्लस 3, ओवरऑल t प्लस 3 और t प्लस 2, दो चीज बची। ये गुणनखंड आसानी से हो गए। तो अब बात करते हैं कि आंशिक भिन्नों में वियोजन किस प्रकार से किया जाए। तो ये आपके पास फंक्शन था जिसके गुणनखंड हमने कर दिए हैं t प्लस 2 और t प्लस 3। अब चूंकि दोनों गुणनखंड रेखिक हैं हमारे पास तो ये हो गया a अपॉन t प्लस 2 प्लस का b अपॉन t प्लस 3। दोनों गुणनखंड कैसे हैं? रेखिक। एलसीएम लें इसके अंदर तो आपको पता है कि ये चीज यहां पे आएगी और एलसीएम दोनों तरफ से कट गया, बराबर में क्या बचा? 1 बचा। अब 1 बाय 1 जीरो करते हैं, t बराबर -3 पुट करते हैं तो यहाँ -3 रखते ही हो जाएगा माइनस का b बराबर 1। तो b की वैल्यू क्या निकली? -1। इसी तरह से t बराबर अगर -2 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया। यहाँ -2 पुट करते बचेगा 1, तो a की वैल्यू क्या निकली? 1 निकली। तो a और b जैसे निकल गए समझ जाओ आंशिक भिन्नों में वियोजन कंप्लीट हो गया। अब केवल समाकलन करना है आपको। इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 2 t प्लस 3 dt, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, क्योंकि a की वैल्यू 1 है इसको इसके बराबर हमने माना ही है तो a की वैल्यू 1 अपॉन t प्लस 2 dt और -1 अपॉन t प्लस 3 dt। और अब इसमें समाकलन कर देंगे। 1 अपॉन t प्लस 2 का समाकलन क्या हो जाएगा? log t प्लस 2 और इसका हो जाएगा log t प्लस 3 और एक अचर कांस्टेंट साथ में ऐड हो गया। log m माइनस log n अप्लाई करते हो तो इसमें हो जाएगा log t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3। ये मॉड क्यों लगाते हैं हम log के साथ? ये मैंने बताया था पहले भी कि log में कभी भी कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अगर log में ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो वह अपरिभाषित है। तो अगर ये कहीं पर t पर किसी वैल्यू पर ये नेगेटिव बना लेता है तो मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये log परिभाषित होगा। तो ये आपके पास हो गया। और अब इसमें लास्ट में जो आपने प्रतिस्थापन किया था स्टार्टिंग में वो किया था e की पावर x, इसकी वैल्यू पुट कर दो e की पावर x प्लस 2 और e की पावर x प्लस 3 और प्लस में आ गया c। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। इस तरह का सवाल 3 नंबर के सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है 9वें चैप्टर में से। और ये चैप्टर बड़ा है, मैंने बता दिया पहले ही,
बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। ए, बी और सी तीनों सेक्शंस में ये इससे संबंधित सवाल आता है, तो इसको आपको विशेष तैयार रखना है। सभी ट्रिकी सवालों पर खास ध्यान दो। ऐसे सभी प्रश्न जिनमें कोई ना कोई ट्रिक लग रही हो या स्टार्ट करते समय उसमें कुछ ऐसी चीज हमें करनी पड़े जिससे कि वो सवाल आगे बढ़े, तो ये आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है। बात करें चैप्टर 10 की, दसवां चैप्टर है निश्चित समाकलन, और इस चैप्टर में से केवल एक ही सवाल नॉर्मली एक ही सवाल आपको पूछा जाएगा सेक्शन डी में। चैप्टर जो 10 है उसमें सेक्शन डी में एक ही सवाल आएगा, 6 नंबर का, एक निश्चित समाकलन, और वो सवाल बड़ा भी होगा, तो बड़े सवाल के हिसाब से आपको उसमें काम करना होगा। छोटे सवाल इसमें से नहीं पूछे जाते, इसमें से केवल बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े प्रश्न जितने भी हैं उन पे खास ध्यान रखो, जिसमें x के निष्कासन से संबंधित सवाल हो, जिसमें x को निष्कासित किया जाए उस पर खास ध्यान रखो, प्लस जिसमें गुणधर्म अप्लाई हो और सवाल एक लैंग्थ वाइज काफी बड़ा दिखाई दे, उस पर भी आपको खास ध्यान रखना है। तो एक सवाल इसका ले लेते हैं जिसमें x का निष्कासन भी हो रहा है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, i = 0 से पाई और फंक्शन है x dx डिवाइड बाई a² cos² x प्लस का b² sin² x, और हमें सिद्ध करना है इसके अंदर π²/2। ये है हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 6 मार्क्स का जो सेक्शन है उसमें इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें गुणधर्म अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आई आपके पास ये दिया हुआ है 0 to π x dx a² cos² x और b² sin² x, समीकरण 1। ठीक है, गुणधर्म लगा दो इसमें। गुणधर्म कौन सा लगाएंगे, a + b - x वाला। तो यहां पर 0 और पाई मिलके हो गया पाई, तो x की जगह रख दो π - x, इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे। ठीक, देखें क्या होता है। यहां तो हो गया π - x dx, cos π - x जो है वो माइनस का cos x होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और इसी तरह से sin π - x भी प्लस का sin x होता है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया sin² x। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर जरूर इसमें फर्क पड़ा। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रल बन जाएंगे यहाँ पे। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप जोड़ दोगे तो ये हो गया हमारे पास 2y। तो देखो इसमें -x/this और प्लस का x/this, ये दोनों इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारे पास, पाई और साथ में ये। ये दो चीज हमारे पास बची है। अब अगर मैं वही गुणधर्म लगाऊं इसमें a + b - x वाला, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं कि इसके अंदर अगर मैं अंश और हर में, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिक है, अंश और हर में किसका भाग लगाएंगे, cos² x का, ताकि ऊपर sec² बने और ये कट के यहाँ पे tan² बने, ताकि tan x को t मानने पर ऊपर वाला कहाँ चला जाए, dt में। तो ये ट्रिक है, मैंने बताया ट्रिक ही सवालों पे खास ध्यान रखना है। तो इसमें तरीका क्या है, अंश व हर में cos² का भाग लगाने पर क्या मिलेगा देखते हैं जरा। ऊपर cos² का भाग लगाएंगे, आएगा sec² x। ठीक, नीचे भाग लगाया तो आ गया a², और यहां भाग लगाया तो आ गया b² tan² x। या अब इसमें करेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या करेंगे, tan x = t।
तो जो ऊपर वाला sec स्क्वायर x था वो कहाँ चला गया, dt में। और निश्चित समाकलन में जब भी प्रतिस्थापन होता है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी लिमिट जो है वो चेंज होती है, क्योंकि प्रतिस्थापन हम वापस नहीं करते हैं, t का मान वापस सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, नई लिमिट्स पे नई लिमिट्स हम निकालेंगे और उसको t के स्थान पे रखेंगे। तो चलिए नई लिमिट्स निकालते हैं। सबसे पहले x बराबर, अगर मैं पुट करूं यहाँ पे x बराबर 0, तो आपको पता है tan 0 क्या होता है, 0। और अगर पुट करूं यहाँ पे पाई, तो tan पाई भी क्या होता है, 0। तो अपर और लोअर दोनों लिमिट सेम आ रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान में ये रखना है कि ये फंक्शन आखिर है कैसा, ये फंक्शन आखिर है कैसा। क्या इसमें 0 प्लस पाई कितना होता है, पाई। x की जगह पाई माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क पड़ रहा है इस पूरे फंक्शन में? जब इस फंक्शन में a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसकी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, अपर लिमिट को कर सकते हो आधा और पूरे इंटीग्रल को कर सकते हो 2 से गुणा। ये कब होता है, जब a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर इस फंक्शन में कोई फर्क ही ना पड़े। तो सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को कर सकते हैं फिर हम लोग आधा और लोअर पूरा इंटीग्रल गुणा हो जाएगा किससे, 2 से। ठीक, ये चीज अब आप कब कर सकते हो, केवल तभी कर सकते हो जब आप a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में फंक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपर लिमिट को हाफ करके पूरे इंटीग्रल को 2 से गुणा कर दो। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को भी साथ में लिख देता हूं मैं कि अगर यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वापस से क्या बना ले, एफ एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कोई भी फंक्शन है उसमें a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स जो है, इसको आप 2 से गुणा करके इसको आप यूं लिख सकते हो। तो यही चीज मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई करी है। क्यों अप्लाई करी, वो आपने देखा लिमिट लगाने पर भी नई सीमाएं प्राप्त हो रही थी, 0 0, संभव नहीं है पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा उससे। अब इसकी नई लिमिट लगाते हैं, x भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 0 पर t भी कितना है, 0, और x बराबर π/2 पर t हो जाएगा हमारे पास अनंत। तो अब नई लिमिट्स हमें मिल गई है 0 से लेकर अनंत। अप्लाई कर देते हैं 0 से अनंत, नई लिमिट्स हैं i बराबर पाई 0 से अनंत, वो चला गया हमारा dt में, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें मानक सूत्र अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन, और ये हो गया a अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद में अब लगाना है इसमें मानक सूत्र। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस वही इसमें आपको अप्लाई करना है। आई बराबर पाई अपॉन बी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, ये पूरा है यहाँ पे 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये ए अपॉन बी आ गया। लिमिट है 0 से अनंत। ठीक, एक भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा हमारे पास पाई अपॉन ए बी, और अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे अपर लिमिट और उसके बाद में लोअर लिमिट, तो ये हो गया टेन इनवर्स अनंत, ठीक, माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स, ये तो हो गया टेन π/2, टेन की टर्म में कौन सा डिग्री पे होता है, π/2, टेन π/2, और ये हो गया टेन इनवर्स टेन 0। ओवरऑल पाई और पाई मिलके हो गए पाई स्क्वायर, और नीचे आ गया 2ab, जो हमें करना था सिद्ध। तो आई बराबर निकला यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, और यही हमें यहाँ पे करना था सिद्ध।
तो ये मोस्ट प्रश्न है, इसका ध्यान रखना, इसको खास तैयार करके जाना है आपको। और 10वें चैप्टर में आपको बता दिया बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 नंबर का सेक्शन है, तो बड़े ही प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, उन्हीं को आपको तैयार करना है, डिस्कस करना है उसके बारे में। तो बड़े प्रश्नों को पूरी तरह से आप लोग तैयार कर लो इसमें। और ये समागम के ऊपर आधारित है, जिसका 9वां चैप्टर कमजोर रहता है, ये भी कमजोर रह जाता है सामान्यतः, तो इसको आपको विशेष तैयार करना है। अभी आपके टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें आपको मैंने बता दिया किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, किस तरह से करने हैं और कैसे उसमें आपको काम करना है, वो सारा मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके बाद में आप जो आपके जो चैप्टर हैं वो है 11वां, 12वां और 16 तक, वो सभी आपके बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनमें से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जस्ट आएगा समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें 2 सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में, उसमें आप 11वें से लेकर 16 तक के चैप्टरों के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है।